आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है नीलम भट्टी साहिबा। सबसे पहले तो मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैडम आप आईटी प्रोफेशनल भी हैं, आप जो है वो पोइट भी हैं, बड़ी अच्छी पोइट्री भी जी करती हैं। जी लेकिन आज जो मैंने आपसे बात पूछनी है वो ये है कि अभी रिसेंटली नवंबर 4 के इलेक्शंस हुए। तो मैंने हमें जो चीज़ पता चली, सॉरी नवंबर 8 को आई थिंक, जो जी इलेक्शंस हुए तो उसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानीज हैं वो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जो जलसे जुलूस होते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से मिड टर्म इलेक्शंस या 4 साल बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आते हैं। आप क्या जी समझते हैं पाकिस्तानी क्यों अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्यों इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे? मैं इस पे अक्सर बात करता रहता हूँ, आवाज़ उठाता रहता हूँ, बिकॉज आई कॉन्सिडर कि पाकिस्तानियों को मोबिलाइज किया जाए जिस तरह बाकी कम्युनिटीज़ हैं। इंडियंस देखें, मुझे किसी ने बताया कि 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वाइट हाउस में काम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है वो आई थिंक इज एन इंडियन अमेरिकन। इसी तरह और बहुत सारे चाइनीज़ भी जी हैं, कोरियंस भी हैं और बहुत सारे हैं। सो जी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या लैंग्वेज मसला है? क्या जो है वो मज़हब मसला है? क्या क्रिश्चियनिटी को या यहाँ के लिबरल निज़ाम को पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? आप यहाँ पे काफ़ी देर से काम कर रही हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मैं पर्सनली अपने लिए बताऊंगी कि मेरा ख्याल है आप किसी जगह के भी निज़ाम में शामिल होते हैं, सियासी निज़ाम जो है, जहाँ पे आपको एहसास हो कि आपके नफ़ा या नुकसान के ऊपर उस निज़ाम का असर होगा। मैं ज़ाती तौर पे कहूँगी कि जब तक जिस साल ट्रंप साहब जीते थे ना, उससे पहले तक हमारी कंट्रीब्यूशन इतनी ही होती थी कि 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बस वोट दे देना। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शामिल होने की कोई क्या उसे कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती थी या कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, आप कह लीजिए। और उसकी वजह ये थी कि ज़िंदगी जो थी वो एक तरह से ऑटो पायलट पे चल रही थी। कोई आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा था। कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात मेन स्ट्रीम में की नहीं जाती थी इस तरह ओवरटली कि आपको आप पे असर उसका हो। लेकिन जब ट्रंप साहब जीते हैं 2016 का इलेक्शन, तो उस वक्त बहुत सारी बातें जो पहले अंडर द ब्रेथ, अंडर द करंट थी सोसाइटी में, वो बहुत सामने खुल के सामने आना शुरू हो गई। तो ऑब्वियसली you're a very small minority of a country, तो आप एकदम से you feel fear, you feel threatened, तो आप समझते हैं कि there is a reason for you to take part in that process. तो उस वक्त, उससे पहले आप देखिए कि हमें कांग्रेस के मुतालिक कोई ज्यादा इल्म नहीं होता था। स्पीकर कौन है, कौन से लॉज आजकल डिस्कस हो रहे हैं, कौन से मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि वो ना एक तरह से कहते हैं कि आपको धक्का नहीं पड़ा था, आपको पुश नहीं मिला था उस तरफ जाने के लिए। लेकिन जब वो इतना अनएक्सपेक्टेड उसका रिजल्ट आया, और us being a very small minority, there was a reason for us to be more engaged. So मैं पर्सनली मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए एज एन अमेरिकन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, मेरे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, या जिसको आप एक इंसान की एवोल्यूशन में आप वाटरशेड मोमेंट कहेंगे, कि उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एहसास हुआ कि आई हैव टू बी अवेयर। मैं जिस शिप पे हूँ, जिस बहरी जहाज में हम हैं, मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्या कमजोरियां क्या हैं, इसका रुख क्या है, इसमें जो कानून बनेंगे, अब जो बन रहे हैं, आगे जो बनेंगे, उसका मेरी जात के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका मेरे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है जब इंसान का नफा या नुकसान उस पे चीजें ये असरअंदाज होती हैं डायरेक्टली, तो उसका मतलब उसका मफाद वाबस्ता हो जाता है, तो फिर वो शामिल होता है। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वो था, जिसमें मैं मिड टर्म या बाकी भी पॉलिसीज उन सब पे नजर रखनी,
जो बारीकी से नज़र रखनी, वो तब तब टर्निंग पॉइंट था 2016 के बाद। अच्छा मैडम, बिल्कुल ठीक है, ये तो सवाल हो गया। मैं पाकिस्तानी डियास्पोरा और बाकी डियास्पोरा को स्टडी कर रहा था, तो जी, एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, उसे कहते हैं मिथ ऑफ रिटर्न। कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि भाई एक दिन हमें वापस चले जाना है, क्योंकि अमेरिका हमारा मुल्क नहीं है। और हमें यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे नहीं रह सकते, बिकॉज हमारा असल मुल्क तो पाकिस्तान है, तो हमें वहाँ पे जाना है। तो वो जो सोशो कल्चरल एसिमिलेशन है पाकिस्तानी डियास्पोरा की अमेरिका में, वो नहीं हो पा रही। तो ये बहुत, आप समझती हैं कि बहुत सारे लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि हमें ये जो मिथ ऑफ रिटर्न है कि भाई ये जी, हमारा, फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी को मिला, तो उसने कहा जी कि मैं रहता तो अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बस वो इस एज में आ गए हैं कि अगर वो अमेरिका में रहेंगे तो वो जो है वो हम हमारे लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम वो बस वो मसला रहता है। तो लोग, जी, फैमिलीज जो हैं वो दूरी पेरेंट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। बाप यहाँ पे बैठा होगा, माँ बच्चों को लेके पाकिस्तान बैठी होगी, और वो वेट कर रहे हैं कि भाई थोड़े बड़े हो जाएं ताकि इनको पाकिस्तानी कल्चर का पता चल जाए, तो फिर जाके अमेरिका में जाके बेनिफिट्स हम दोबारा लेंगे ताकि हम उस कल्चर। सो ये जो मिथ ऑफ रिटर्न है और ये एंगेज ना हो पाना, डू यू थिंक मोर डोमिनेंट क्या है यहाँ पे इसमें? कल्चर है या रिलीजन है, या हाउ डू यू हाउ डू यू कैटेगराइज और हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस मिथ ऑफ रिटर्न कि बहुत सारे ज्यादा मेजोरिटी पाकिस्तानी समझते हैं हमें तो चले ही जाना है एक दिन, हमने यहाँ कौन सा रह करना है, हमारा असल मुल्क तो पाकिस्तान है। जी, आई मीन माइग्रेशन जो है एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो उसमें दूसरी जगह पे जाके इंटीग्रेट होना और दूसरी जगह को अपना वतन समझना, वो जो सारे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, और बहुत सारे लोग इस वजह से अमेरिका को या किसी भी नए मुल्क को अपना मुल्क कहेंगे कि अगर उनके लिए पिछले दरवाजे बिल्कुल बंद हो। जैसे जो लोग असाइलम लेके आए या पॉलिटिकल असाइलम या किसी और वजह से असाइलम लें, तो उनके लिए पीछे के दरवाजे बंद होते हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं होता। लेकिन जिनके पास आने जाने के रास्ते खुले रहें, ये जो इमिग्रेशन है, आई मीन इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जहाँ पे आपकी जड़ें हैं, जहाँ पे आपका बचपन गुजरा, आपकी साइकोलॉजी का मेन फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, जहाँ पे आपके दोस्त हैं, जहाँ का स्ट्रीट फूड आपको पसंद है, जहाँ की ज़ुबान, फ़िल्में, गाने, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो आप एकदम से आके तो आप एक दूसरे मुल्क को उस तरह अपनाएँ जिस तरह अपने मुल्क को, तो वो आई मीन दैट इज़ नॉट ईज़ी, दैट डज़न्ट हैपन। लेकिन उसके बाद मैं एक बात और भी कहूँगी कि एक जो हमारे अंदर ये जो एक प्रेजुडिस है ना, कि हमारा कल्चर बेहतर है, या हम यहाँ पे सिर्फ डॉलर कमाने के लिए आए हैं, या सिर्फ डॉलर इज गुड एवरीथिंग एल्स इज बैड। ये एक मुहावरा है पाकिस्तानियों में कि ओनली डॉलर इज गुड एवरीथिंग एल्स इज बैड। तो वो भी एक मतलब रूट कॉज है कि हम जो समझते हैं कि हमारा कल्चर या हमारी वैल्यूज जो हैं वो बेहतर हैं, और फिर उससे जो हम तो चलो जो करते हैं, जो पहली जनरेशन इमिग्रेंट की, वो तो ये करते हैं बैक एंड फोर्थ कर, बहुत सारे लोग करते हैं कि फैमिली ले जानी, और बच्चे जो हैं क्रिटिकल एज में कि वो पाकिस्तान के कल्चर में उनको थोड़ा सा ब्रॉट अप करके तो वापस लेके आए। दैट इज नॉट ऑलवेज अ सक्सेसफुल मॉडल, नॉट एट ऑल। आप पहले तो आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आपके बच्चों के पास थी कि जो अमेरिका के जो पब्लिक स्कूल्स भी हैं वो मतलब पाकिस्तान के बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, उनका करिकुलम स्टैंडर्ड होगा। और फिर जो एक जो सोशल एस्पेक्ट होता है कि जिस मुल्क में आपने कल आके आला तालीम हासिल करनी है या काम करना है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक ईयर्स हैं, उसमें आप उस सोसाइटी से दूर रहें, तो आप वो अपॉर्चुनिटी खो देंगे ना, कि आप तो आधे तीतर आधे बटेर हैं ही, कि आधे पाकिस्तानी आधे अमरीकी। तो आगे से आप अपने बच्चों को भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। और आई थिंक इट इज द रूट कॉज इज द फियर कि हमारी वैल्यूज बेहतर हैं और ये जो दूसरी वैल्यूज हैं उनसे डर के। तो और ये आई मीन उनका डर जो पेरेंट्स का है, इट इज रूटेड इन अ लॉट ऑफ जजमेंट दैट कम्स ऑफ इन आवर सोसाइटी,
कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी यहाँ पे भी, और मैं पाकिस्तान का इसलिए नाम ले रही हूँ कि आपने मतलब दैट इज द टॉपिक यू नो ऑफ दिस डिस्कशन। ये कोई भी इमिग्रेंट जो आते हैं वो ग्रेविटेट करते हैं एक दूसरे की तरफ। अपना छोटा सा एक पाकिस्तान, छोटा सा इंडिया, छोटा सा चाइना, छोटा सा इटली उन्होंने बनाया होता है हर शहर में, तो वो ग्रेविटेट करते हैं। तो वो मतलब ताकि to have the social aspect, you know, जी enriched of their life। लेकिन वो अपने बच्चों के साथ इस तरह उनसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ले लेते हैं, जो मतलब स्कूलों में जाना, यहाँ के पॉलिटिक्स में, यहाँ के यू नो इन द सोसाइटी उस तरह इंटीग्रेट नहीं हो सकते। तो and I बिल्कुल think it, like I said, it is rooted in the judgment against American values को उनको कम समझना, गलत समझना, बुरा समझना कि हमारी values बेहतर हैं, which is not true. It is just a paradigm that they work with। बिल्कुल ठीक है, आप इसे पैराडाइम कह रही हैं। अच्छा ये जी बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो मसला है इंटीग्रेशन का, ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लो इनकम पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, जैसे टैक्सी चलाने वाले या ग्रोसरी स्टोर पे या गैस स्टेशन पे काम करने वाले। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं, वो प्रॉपर्ली अमेरिकन कल्चर के अंदर और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट जो है वो करते हैं और वो सोशलाइज़ करते हैं, सिर्फ़ अपने लोगों में नहीं, वो गोरों में भी और अमेरिकन्स में भी उसी तरह जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। हाउ डू यू सी दिस? डेफिनेटली कि जहाँ पे एजुकेशन या मीन्स आपके ज़्यादा हैं सोसाइटी में मूव अराउंड करने के लिए, कि जहाँ पे आप जॉब जो आप कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा रेशो उनकी है जो बोर्न अमेरिकन्स हैं, जो भी उनका एथनिक ओरिजिन हो, लेकिन दे वर बोर्न हियर, और उनको लैंग्वेज का मसला नहीं है, दे आर फुली पार्ट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो वो अगर आप डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर है आपका ज़्यादा मिलना जुलना, अगर आप प्रोफेसर हैं या अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा इंटरेक्शन एजुकेटेड लोगों से होगा। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि जो लोअर ब्रैकेट में आते हैं फाइनेंशियली, वो ज़्यादा ग्रेविटेट करते हैं, जो आपने मेंशन किया कि अपनी जो सोसाइटी ऑफ ओरिजिन है उसको जिंदा रखने के लिए वो ज़्यादा ग्रेविटेट करते हैं। दैट इज़ ट्रू। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो पाकिस्तानी जो हैं वो आपने कितना को अपने इर्द-गिर्द या अमेरिका में सुना कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, मतलब वो इलेक्शन लड़ते हैं। क्या पाकिस्तानी जो हैं या जो बाकी एशियंस हैं, इंडियंस हैं, डू दे वेलकम कि ये हमारे कल्चर से हैं, या कि आप समझती हैं कि कोई इस तरह की नॉर्मली इतनी स्टेट्स हैं तो कोई पाकिस्तानी वो बैरियर अभी तक नहीं तोड़ पाया? मैंने तो, मेरे इल्म में इतना नहीं है कि मेरे इल्म में कोई भी नहीं है जो जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते। मेरे इल्म से बाहर होंगे, लेकिन जो अगली जनरेशन है दे आर वेरी मच एंगेज्ड। जो बच्चे यहाँ पे 90s में या मिलेनियल्स हैं और जेन जी के बच्चे हैं, they are very much engaged. They are engaged, you know, in every aspect of life, whether it's politics or, you know, social media or entertainment industry, or just, you know, higher education. उसमें कोई फर्क नहीं है। ये है कि जो जिन फैमिलीज के जो जो पेरेंट्स हैं, दे आर हाईली इंगेज्ड विद पाकिस्तान, और उनका जो सोशल सर्कल है वो भी उसी तरह के पाकिस्तान के लोगों के साथ है, तो उनके बच्चों के ऊपर असर थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब दैट इज नेचुरल, राइट? तो जो हुँ। जिनके जिनके सोशल सर्कल में इतनी कंसंट्रेशन नहीं है, यू नो, जस्ट फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, जिनके सोशल सर्कल में और भी लोग शामिल हैं, तो उनका जाहिर है कि उनका होराइजन जरा बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो पाकिस्तानियों की ये जो फैक्शनलिज़्म है, जो हम जी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं, सियासी जमातें, मज़हबी जमातें, आप वो समझती हैं वो तक़सीम यहाँ पे भी पहुँच जाती है
اور اس کی وجہ سے جائز کے کہ کمیونٹیز انٹیگریٹ کریں یا مل کے کام کریں یا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنا لیتے ہیں، جیسے جی مسلم لیگ نواز کا گروپ، پی ٹی آئی کا گروپ، اور اس طرح کی. جیسے میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا جب عمران خان نے امریکہ کے خلاف بیانیہ ڈیولپ کیا، نیریٹو ڈیولپ کیا، تو جو امریکنز تھے وہ جا کے کہتے تھے کہ چلو پاکستانی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں اس کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں، لیکن امریکہ کے خلاف باتیں نہیں کرنی. تو یہ جو تقسیم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہاؤ مچ اٹ ہیز بیسیکلی، کیا ہماری کم عقلی تھی، کمزوری تھی، انفارمیشن نہیں تھی، نالج نہیں تھا، فائنینشلی ویک تھے، کہ ہم جو ہے وہ اسی فیکشنلزم کا شکار ہو گئے پاکستانی کمیونٹی؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ I don't think کہ پاکستان کی پالیٹکس کا قصور ہے اس میں، کہ I don't think that is pulling them back. I think کہ یہ living in a state of fear، کہ آپ ایک دوسرے ملک میں آ گئے ہیں، آپ کی باڈی ایک دوسرے ملک میں، فزیکلی آپ کا گھر جو ہے آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں، لیکن آپ کا جو your mind is still occupied with your country of origin. وہ ایک I'm sure you're aware فرینکلن کوی کا ایک ماڈل ہوتا ہے where you spend most of your time جو مینجمنٹ سکلز میں، کہ ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنا زیادہ ٹائم اگر آپ اپنا سرکل آف انفلوئنس میں گزاریں گے جہاں پہ آپ جو ایکشن ہے اس کا ایک ڈیزائربل آؤٹ کم ممکن ہے، تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنا زیادہ وقت سرکل آف کنسرن میں گزاریں گے جہاں پہ آپ کا کوئی ڈائریکٹ پاور نہیں ہے، جیسے اگر میں پی ٹی آئی یا نواز لیگ کے پالیٹکس کے اوپر فکر کروں جہاں پہ میں پاکستان میں رہتی نہیں ہوں، ظاہر ہے I want the best for پاکستان، لیکن وہ جو پالیسیز بنائیں گے اس کے لیے آواز وہاں کے لوکل لوگوں کی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ they are the ones who will be impacted. جو بھی قانون بنیں گے، چاہے کوئی لوٹے، چاہے کوئی چور ہو، چاہے کوئی فیتھفل اور لویل ہو، جو بھی قانون بنے یا جیسا بھی لیڈر آئے، اس کا اثر وہاں کی لوکل پبلک کے اوپر پڑے گا، مجھ پہ نہیں پڑے گا. تو if I spend too much time worrying about PTI or Noon League, that means I'm spending most of my time in the circle of concern, and that is not. نیلم صاحب آئی تھنک کنیکشن ہم سے لوز ہو گیا. میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ جوائن کر لیں، کیونکہ شاید وہ کنیکشن لوز کر گئی ہیں. تو بات ہم کہہ رہے تھے بیسیکلی پاکستانی جو جی آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ جی ڈاکٹر صاحب اب آ رہی ہے آپ کی آواز. دیر واز این انٹرپشن بیفور. اوکے نو پرابلم. جی تو آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی تھی آئی تھنک. ہاں جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ if we spend most of our time in circle of concern, we are just worrying about things that we have no control over. So that is not a useful way to spend your time. That is how I look at it. کہ امریکہ میں جو پالیسیز بنے گی لوکل لیول پہ، اب جو مشیگن میں they had some very important things on the ballot، اس کا مجھ پہ اثر پڑے گا یا میرے بچوں کے اوپر اثر پڑے گا. That is what I am concerned about. I want the best for people of Pakistan, but I'm not going to spend my time worrying about PTI or Noon League. That is not my concern. I wish them the very best. لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ انہی کو ہی اس کو دیکھنا چاہیے. ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامک ریڈیکلائزیشن ہوئی، دہشت گردی 9/11، اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک لڑکا تھا شہزاد جس نے نیو یارک میں ٹائم سکوئر میں جو ہے وہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ وہ پکڑا گیا 2010 میں آئی تھنک کار ایکسپلوژن کرنے کی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے، ہاؤ مچ اٹ بیسیکلی اس نے مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو بیک فٹ پہ ڈال دیا
جب امریکہ کی جو پرائمری جو ڈائلاگ تھا پاکستان کے ساتھ دیٹ واز آن کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن اینڈ کاؤنٹرنگ ٹیررزم تھا. سو ہاؤ مچ جی بیسیکلی اس نے پاکستانیوں کو روکا کہ وہ سسٹم کے اندر مزید جو ہے وہ کم جائیں اینڈ دے ہیڈ ٹو جسٹیفائی اور اپولوجیٹک ہونا پڑا؟ I would say کہ subconsciously it did make people apologetic, you know, like ہمارے اندر ایک you kind of feel, you kind of have a little bit of a guilty conscious کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس چیز کا ہم پہ اثر نہیں پڑا. بالکل اثر پڑا کہ بن لادن سے شروع ہوا یہ کام، جو مطلب شروع تو اس سے پہلے بھی ہوا تھا، لیکن 9/11 جو ایک بڑا مانیومنٹل ایک تباہی وہ لے کے آیا تھا شخص، کہ اگر تمہیں مسلمانوں سے محبت ہے، اگر تم مسلمانوں کی بہتری چاہتے ہو، تو جتنا تمہارے پاس پیسہ تھا تم کوئی ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بناؤ، تم کوئی اسکالرشپس دو. یہ صرف اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ لوگ مطلب اس طرح کے ریڈیکلائز اور ڈسٹرکٹیو راستوں پہ چلے جاتے جس سے کسی مسلمان کو فائدہ نہیں ہوا. آپ پاکستان سے لے کے امریکہ اور روس سے لے کے چائنا یا انگلینڈ یا یورپ، کسی جگہ پہ مسلمانوں کو یا اسلام کو بن لادن یا ان جیسوں کے کسی کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیے نا کہ عمران خان صاحب نے بھی ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ شہید یا کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کیا تھا. بن لادن کو کہا تھا شہید ہے وہ. رائٹ. تو I mean I don't know what it means شہید اور ناٹ شہید. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان کو یا ایک عام سادے مسلمان کو ان سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہی امریکہ جو انہیں ایول لگتا ہے، اس کے from top to bottom they work very hard to keep the prejudice out of their processes, out of their social discourse, out of their political discourse and in employment opportunities. تو ہمیں ڈائریکٹلی ہمیں کوئی دیکھنا نہیں پڑا. اللہ کا شکر ہے کہ ادھر اتنی انلائٹنمنٹ ہے، لیکن مطلب انہوں نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی کہ کوئی بیک لیش ہمارے اوپر ہوتا. لیکن ان ٹرمز آف بینگ اپالوجیٹک، ایبسولوٹلی بائی ایسوسیشن آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کام آپ نے شروع کر دیا ہے. کہ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو یہ بموں کے بجائے قلم پکڑو، کوڈنگ کرو، پروگرامنگ سیکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، فزسسٹ بنو، اسپیس فزسسٹ بنو، astrophysicist بنو. That is the only way that you can get ahead in life. So I hope کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ زیادہ فورسفلی ان چیزوں کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ دیکھیں پاکستان ٹھیک ٹھاک ملک تھا اور پچھلی 50 دہائیوں میں اتنا ڈکلائن ہوا ہے اس ملک کا کہ آئی تھنک کہ جو وہاں کے ینگ لوگ ہیں بہت فیڈ اپ ہوں گے نا، کہ اپرچونٹیز ان سے چھین لی گئیں. نہ صرف یہ کہ ترقی کی بلکہ ایوولوشن کی، ان کی تربیت کی. ترقی تو بعد میں آتی ہے نا، تربیت پہلے آتی ہے. تو وہ ساری اپرچونٹیز ان سے چھین لی گئیں. تو I hope that they are fed up. I hope that they're only interested in education and none of this BS. This is entirely and utterly BS. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے پچھلے 50 سال میں اپرچونٹیز چھین لی گئی ہیں جی. اور وہ ان کو مدرسوں میں اور ان چیزوں میں ریڈیکلائزیشن میں، نفرت میں، تقسیم میں ڈال دیا گیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ بھارت اور باقی ممالک دنیا کے ہمارے خطے سے آگے نکل گئے اور ہم بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں اور آبادی بڑھ گئی ہے اور ہمارے پاس ریسورسز ہیں کوئی نہیں اور اپرچونٹیز کوئی نہیں. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں رہندی کھیندی کسر عمران خان صاحب نے نکال دی آ کے، اور انہوں نے مزید معاشرے کو ریڈیکلائز کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی تبدیلی لے کے آ سکتا ہوں. اور نفرت کا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی چیمن صاحب بیفور وی لیو، کہ پوٹینشیل بہت ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے نا، ہم محبت نہیں سکھاتے، ہم نفرت، پریجوڈس، ہیٹرڈ، کلاسزم کہ تم میرے سے کم ہو، چاہے تمہارا رنگ جو ہے وہ سانولا ہے یا تمہاری ذات چھوٹی ہے یا تمہارے پاس پیسے کم ہیں یا تم اتنے MNAs کو نہیں جانتے یا تمہارا گھر چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. 50
उस फहरिस्त में चीजें हैं, तो हम नफरत के लिए बड़ी जरखेज जमीन है हमारी, नफरत के लिए। तो हमें मतलब मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, हम न्यूट्रल ही हो जाए तो वो भी बड़ा लंबा सफर है। बिल्कुल सही कह रही हैं, न्यूट्रल ही हो जाएँ, और नफ़रत के लिए वाक़ई बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जी, हर वक़्त, हर टाइम वी आर ऑल रेडी टू सेट डिवीज़न की बात ज़्यादा हमें पसंद आती है, और शायद वो एक अब कल्चर बन चुका है, सोसाइटी का रुझान वो डेवलप हो चुका हुआ है। आप दरमियानी बात करें तो लोग कहते हैं कि भाई तुम तो अब ठीक ही नहीं हो, क्योंकि तुम साइड ही नहीं ले रहे। तो बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग अस a perspective from the US. Thank you very much. Thank you.